सर अगर इसकी शुरुआत यहाँ से करें कि आरएसएस की स्थापना कैसे हुई और क्यों हुई, तो फिर बाकी सब बातें आराम से समझ में आती चली जाती हैं। राम माधव ने अगर कहा है, तो जहां तक मैं राम माधव को जानता हूं, क्योंकि मेरे परिवार के एक बहुत निकट के व्यक्ति हैं, मेरे साथ बचपन में खेले हैं, और वो आज आरएसएस के बहुत अच्छी और बहुत बड़ी पदवी पर हैं, नाम लेना उचित नहीं होगा। तो मैंने आरएसएस को बचपन में भी देखा है, और अगर आरएसएस और खासकर हौसबोले हैं, वो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अगर आरएसएस कोई देश है तो वो उसके प्रधानमंत्री हैं। और मोहन भागवत एक डेकोरेटिव सर संघ चालक जरूर होते हैं, लेकिन कार्यकारी सह सर सर संघ चालक होते हैं जो हौसबोले हैं, और वहां पर वो उपस्थित थे। और राम माधव खुद बहुत संभल कर बोलने वाले हैं, एक एक शब्द का वो अर्थ भी जानते हैं, और विदेश नीति के और विदेश मामलों में इनका एक मंच है इसी संबंध में, उसको वो हेड भी करते हैं। तो अगर उन्होंने बोला है तो बहुत कुछ सोच के बोला होगा, या उनसे बुलवाया गया होगा। अब इसके दो पहलू हो सकते हैं सर, निर्णय आप लोगों के ऊपर है, बाकी सब विद्वान है। तो मैं तो आपको दोनों पक्ष बता रहा हूं, फिर उसके बाद उसका कोई भी रिजल्ट निकल सकता है, दर्शक भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एक तो ये है कि मैं इस बात से तो राहुल जी की सहमत नहीं हूं कि ये राष्ट्रीय सरेंडर संघ है, क्योंकि सरेंडर तो वही करता है जो आजाद होता है। जो पहले से ही गुलाम है, पहले से ही सरेंडर है, जो स्थापना से और अपने जन्म से ही किसी का गुलाम और सरेंडर है, या किसी के इशारे पर, किसी के पोर्टफोलियो पर चल रहा है, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं कि ये उनके एसेट्स हैं। तो जिन लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट और अपने एसेट डेवलप किए हैं, अगर वो उनके लिए काम कर रहे हैं, तो उसको सरेंडर कैसे कह सकते हैं? वो तो ऑलरेडी है ही शुरू से। तो एक तो पक्ष ये है कि ये जिस भी संस्था का या जिस भी हैंडलर के लिए काम करते होंगे, अब ये तो हम नहीं जानते, लेकिन स्वतंत्र विचारधारा रही हो ऐसा भी नहीं लगता, तो उनको ओबलाइज करने के लिए कर रहे हो, या उनके इशारे पर कर रहे हो, या उनके कहने पर एक कूटनीतिक दबाव बनाना चाह रहे हो भारत सरकार के ऊपर या मोदी सरकार के ऊपर। और दूसरा पक्ष ये है कि संघ का और बीजेपी का आपस में अंदर कोई इतना कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है, वो कहीं ना कहीं मोदी को हटाना चाहते हैं, क्योंकि मोदी की पॉपुलैरिटी में बहुत बुरी तरीके से गिरावट आई है। ये हम इस आधार पर कह सकते हैं कि उनके जितने भी सोशल मीडिया पर कमेंट आते हैं, या उनका जो भी वीडियो आता है, जैसे उन्होंने भी राष्ट्र के नाम संदेश दिया था 2-4 दिन पहले, तो उसके नीचे के अगर आप कमेंट पढ़ें जनता के, और सोशल मीडिया एक तरीके से जनता की आवाज है, जैसे आप कहते हैं सिटीजन वॉइसेस है आपका, नो डाउट सिटीजन वॉइसेस है, बड़ी ईमानदारी से जनता की आवाज को बुलंद किया जाता है। तो उसी तरीके उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर जहां भी देखेंगे, मोदी जी की पॉपुलैरिटी में बहुत कमी है। जो उनके सो कॉल्ड भुगत थे, भक्त थे, और वो उनकी रक्षा के लिए या उनके फेवर के लिए अपने कुतर्क लेकर आ जाते थे, वो भी गायब हो रहे हैं। तो अगर इस तरीके से बीजेपी की पॉपुलैरिटी खत्म होती जाती है, या लोगों के मन में उनके प्रति विरोध और विद्रोह पैदा बढ़ता चला जा रहा है एक आम जनता के मन में, तो वो भविष्य में आरएसएस को भी इतिहास बना देगा कम से कम। और उनको भी ये डर है कि ऐसा ना हो जिस तरीके से हिटलर का फांसीवाद, नाजीवाद और मुसोलिनी का जो हश्र हुआ है, ऐसा कोई हश्र इन लोगों का हो जाए। क्योंकि तो 2014 से तो हम अच्छी तरह जानते हैं, उससे पहले तक अगर हम आरएसएस की बुराई अच्छाई नहीं करते थे, तो उनकी कोई बुराई भी नहीं करती थी जनता, यही कहती थी हाँ होंगे कोई, ठीक है। पर आज जिस तरीके से उनके विरुद्ध एक बगावत जैसी खड़ी होनी शुरू हो गई है, वो उनके लिए भी चिंता का विषय है कि उनकी 100 साल की पूरी मेहनत, चड्डी से पैंट तक की उनकी जितनी भी विकास है, वो विकास कहीं धूमिल ना हो जाए। और ट्रंप के शब्दों में हेल ऑफ हॉल, या जो भी उन्होंने कहा है, गटर का छेक, भैंस की आंख, तो वहां ना समा जाए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोदी के विरुद्ध ऐसी कोई आवाज उठाई गई हो, या मोदी को ऐसा कोई प्रेशर दिया गया हो। लेकिन विदेश की धरती पर ऐसा कहना, ये थोड़ा सा अजीब लगता है, और इसलिए अजीब लगता है
कि अगर उनका बीजेपी और आरएसएस का कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को भारत की धरती पर कहा जा सकता था। यहाँ मोहन भागवत भी जो बड़े अच्छे विचार देते हैं, बड़ा संभल कर बोलते हैं, वो भी बार बार उसको कह सकते थे, साफ साफ भी कह सकते थे। और अन्ना जैसा कोई आंदोलन खड़ा करने में संघ को कोई बहुत देर नहीं हो सकती थी। वो उनके विरुद्ध ऐसा कुछ भी स्ट्रीट पावर शो कर सकते थे। लेकिन अगर वहां कहा है तो जरूर वो भी चाहते हैं कि उनके हैंडलर्स का उनके ऊपर हाथ बना रहे और वो जीवित रहें, चलते रहें। शायद उस ऑब्लिगेशन के लिए उन्होंने ऐसी कोई बात कही हो। उसके बाद माफी तलाफी तो फिर फॉर्मेलिटी हो जाती है। वो तो जब यहाँ जनता ने अच्छी तरीके से, वो पंजाबी में कहते हैं छितर परेड करी, तो उस छितर परेड के डर से वो फिर यहाँ उसको माफी तलाफी कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, ये हो गया। लेकिन हैरानी की बात है कि हमारा जो मुख्य मीडिया है, टीबी रोड की जितनी भी हवेलियां हैं, वहां इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। अगर यही बात राहुल गांधी ने बोल दी होती, यही बात ओवैसी ने बोल दी होती या किसी भी भारतीय ने बोल दी होती, तो ये जमीन आसमान एक कर देते, घुंघरू तोड़ देते। पर क्यों शांत हो गए, ये हैरानी है। तो कहीं ना कहीं दबाव है और दोनों पहलू हैं। मेरे ख्याल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को हम कह जरूर रहे हैं, पर मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि बाहर से, क्योंकि बाहर से मोदी जी के ऊपर एक प्रेशर डालने की कोशिश की गई है इनके थ्रू, तभी ये अमेरिका गए। और अमेरिका की तरफ से हो सकता है वहां की, अब ये तो सबूत तो कुछ नहीं होते, तज्जिया ही होता है, एक विचार ही होता है या अंदेशा ही होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वहां की एजेंसियों ने इनको कहा हो कि ये भारत सरकार, मोदी सरकार को प्रेशराइज करें और प्रेशराइज करके उनके मोटिव्स को पूरा करें, जिस लक्ष्यों को लेकर और जिस योजना को लेकर इनको प्लांट किया गया था या इनको स्थापित किया गया था, इनका सहयोग हुआ था। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उस दबाव के लिए भी हो सकता है। बाकी तो इतने विद्वान बैठे हैं, बताएंगे जरूर। मैं डॉक्टर प्रमोद पावा के पास आता हूं। आप तो विदेशों में रहे हैं, विदेश नीति भी समझते हैं थोड़ी बहुत। अमेरिका की जो जनता है या वहां का जो अभी मीडिया है, वो अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट के थंब के नीचे नहीं आया। और जो हमारा मीडिया है वो एक तरीके से लश्करे नोएडा किसी को कहा जाता है। अभी बंगाल इलेक्शन में भी जिस तरीके से चौपालें लग रही हैं कि मोदी जी साहसी हैं, घुसपैठियों को खत्म कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब अमेरिका में भी राम माधव का विरोध हो रहा है, भारत में कभी नहीं होगा। भारत में संभव ही नहीं है। भारत के राम माधव देश के सबसे बड़े साहसी अखबार के गांधी की हत्या के कारणों को सही ठहराते हैं। और हमारे गृह मंत्री चतुर बनिया भी कहते हैं, गांधी को भी, गांधी की बात हो रही थी। जनता चुपचाप अखबार भी पढ़ लेती है। लेखक अपनी कलम जेब में रखकर लिटरेचर फेस्टिवल में भी चले जाते हैं, वहां अवार्ड भी मिल जाते हैं। किसी को पद्म विभूषण मिल जाता है, किसी को पद्म भूषण मिल जाता है। इस तरीके के बहुत सारी एक्रेडिटेशंस मिल जाती हैं। अच्छी अच्छी पोस्टें भी मिल जाती हैं, पोस्ट रिटायरमेंट 2 साल 3 साल की डेपुटेशन भी मिल जाती है। तो साहब, आप, हम, प्रफुल्ल भाई और सुजाता जी कितना मर्जी कुछ कह लें, 2 4 5 हजार 10 हजार 20 हजार 50 हजार लोग देख भी लेंगे, तो होने जाने वाला क्या है? ये इस तरीके की बात जो है हम लोग रोज आए गए दिन सुनते हैं, मुझे खुद सुननी पड़ती है। लोग कहते हैं कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं पर आपके काम की कोई वैल्यू नहीं। तो आपको लगता है बदलाव आएगा, डॉक्टर पावा? देखें सर, जहां तक आपने बात की है कि हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या हो सकता है, या मीडिया की बात है, तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर तो मुझे लगता है कि सुजाता जी से और प्रफुल्ल भाई से बेहतर कोई नहीं बता सकता। मैं थोड़ा सा विषय से हटके विषय से जुड़ी हुई बात करता हूँ और कुछ ऐसा बताता हूँ अपने दोस्तों को और आप सबको, जिसको अगर आप ध्यान से सुने और अगर समझ में आए तो बेहतर है, नहीं समझ में आए तो भी बेहतर है। जैसा प्रफुल्ल भाई ने कहा कि वो 10 साल 20 साल का अमेरिका प्लानिंग करके चलता है, तो मेरा मानना है कि अगले 50 साल तक की प्लानिंग करके जितनी भी एजेंसीज हैं वो चलती हैं। और पूरी दुनिया में दक्षिण एशिया ऐसा एक ऐसी जगह है, चाहे वो काबुल हो और चाहे वो काठमांडू हो, जहां सबसे ज्यादा पूरी दुनिया की एजेंसीज के स्लीपर सेल मौजूद होते हैं। भारत के बंटवारे का जिन्ना तो जिम्मेदार था, नो डाउट, लेकिन आबादी की अदला बदली और हमारे बुजुर्गों के जो खून बहा है, मैं उसका जिम्मेदार उस
रिजीम को मानता हूं जो घोर दक्षिणपंथी और धर्मांध थी। उन लोगों ने 12 अगस्त को वहां दंगे शुरू कराए और कत्लेआम शुरू हुआ। आज तक भी वो सवाल खड़ा होता है कि जो ट्रेन अमृतसर से लाहौर गई थी और लाहौर से अमृतसर आई थी, दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, दोनों में शरणार्थी थे, लेकिन दोनों को हथियार किसने दिए थे, वो हथियार किसने बांटे थे? तो जिस स्लीपर सेल को 100 साल से, 50 साल से या 90 साल से या 2009 से तैयार किया गया हो और वो उससे अपना काम ना संभव हो पाया हो, कराया गया हो, और इसीलिए उसको तैयार किया गया था कि उनको अपना कुछ कार्य कराना था। अगर आप गारवा चौक को देखें तो गारवा चौक को प्लांट करने से पहले सोवियत संघ के चारों तरफ जितने भी उसके छोटे छोटे देश थे और खुद सोवियत संघ के भी जो पार्ट थे, उनको अमेरिकन स्कॉलरशिप देता था, वह अपना कल्चर, अपनी फिल्में दिखाता था, और ऐसे करके पहले उसके पड़ोस को उन्होंने एक स्टिंग ऑफ पल्स बनाया, उसको विरोधी किया, और उसके बाद उन्होंने अपना एक्शन लिया। और फिर जो सोवियत संघ के अंदर उनकी अपनी लॉबी थी, भाड़े के लोग और सभी लोग सभी जगह होते हैं, उन लोगों को एक्टिव किया। जहां तक आपने कहा कि हम लोग क्यों नहीं सड़क पर आते, या अगर हमारे ऊपर इतना जुल्म होता है हम क्यों नहीं हो ऐसा कर पाते, तो सर हम दक्षिण एशिया की जितनी भी ज्यादातर जो लोग हैं, हम मानसिक रूप से गुलाम हैं, और आज से नहीं है, हम सदियों से हैं। हमारे यहाँ शक आए, हूण आए, आर्यंस आए, मंगोल आए, चंगेज आए, अफगानी आए, ये लोग आए हम पे, उसके बाद अंग्रेज आए, ये लोग आए हम पर हमला करते रहे, हमें गुलाम बनाते रहे, और हम अपने स्वार्थों के लिए, अपने निजी लाभ के लिए गुलाम बनते चले गए। आप अगर मुगलों से पहले का भारत का इतिहास और भारत की कोई सभ्यता और भाषा बता सकें तो मुझे बड़ा अच्छा होगा। अगर ईरान ने आज कहा है, ईरान के ऊपर ट्रंप ने कहा है कि वो सभ्यता को समाप्त कर देगा, तो क्या कोई कह सकता है कि भारत की सभ्यता को खराब कर देगा? क्योंकि हमारे पास एक सभ्यता नहीं है, हम एक सभ्यताओं का समूह है, और उस समूह को जब, वही हमारी विशेषता है, वही हमारी ताकत है। लेकिन आरएसएस, संघ या वर्तमान सरकार उस समूह को तोड़ने की एक साजिश कर रही है, और वो साजिश बहुत खतरनाक है, और वो उसका मुझे कोई बहुत अच्छा भविष्य दिखाई नहीं देता अगर चलता जाता है। फिर भी नाउम्मीदी कुफ्र होती है, और आदमी को उम्मीद रखनी चाहिए। महात्मा गांधी ने एक मुट्ठी नमक बना के उस अंग्रेज को यहाँ से भगा दिया था जिसके साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। तो ऐसा नहीं है कि ये कायर लोग हैं, और जो मानसिक रूप से पहले से ही गुलाम है और किसी मानसिकता के दबाव में आकर काम करते हैं, किसी दूसरे के दबाव में काम करते हैं, तो वही जिनके दबाव में आज ये विरोध में काम कर रहे हैं, हो सकता है वो इन्हीं से वो सब करा ले जो हम और आप चाहते हैं। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हमें उम्मीद रखनी चाहिए। बहरहाल जनता को, अगर वो हमारी आवाज सुनती है, हमें हमारे को कुछ समझने की कोशिश करती है जो हम बोलते हैं, तो बेशक सड़क पे ना आए, नहीं आ सकते, उनकी मजबूरी है। सबका परिवार होता है, सबको डर लगता है, डर तो सबको लगता है, टायर फटने से भी डर लगता है, कल गोली चलने से ट्रंप जी को डर लगा। तो अगर किसी को लगता है तो कम से कम अपने शब्दों से, अपने मन से उस जुल्म का विरोध करें अगर आपको गलत लग रहा है। मेरा तो यही कहना है, बाकी आपका कोई सवाल हो तो बताएं। जी, एक एक टिप्पणी और आपसे चाहिए। कल ट्रंप साहब पे वो कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर में एक गोली चलने का प्रकरण हुआ जिसमें फिर उनको वहां से ले जाया गया और बाद में उनका एक बयान भी आया। इस तरीके की चीजें एक बार इलेक्शन से पहले भी हुई थी जब उनके कान से गोली होकर निकल गई थी। इधर भी शूटर जो है उसको मार दिया गया कुछ टाइम बाद। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये ट्रंप साहब जो है अपनी पॉपुलैरिटी के लिए ये सब काम करवाते हैं। आपको लगता है कि देश का एक प्रेसिडेंट इस तरीके के काम गुजार सकता है, कारगुजारी कर सकता है जब उसकी लोकप्रियता ऑल टाइम लो हो? क्या ये एक पॉलिटिकल सिग्नल है या फिर ये एक महज अकस्मात एक इंसिडेंट है जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की जान को खतरा भी पैदा हो सकता था? जी नहीं सर, ऐसा है कि जब चुनाव का माहौल होता है तो बहुत से लोगों की जान को खतरा भी हो जाता है, एम्बुलेंस भी आ जाती हैं, और ये सब ड्रामे होते जरूर हैं।
लेकिन कल के इंसिडेंट की फुटेज देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये कोई ट्रंप के द्वारा प्रायोजित ड्रामा था। आप अगर उसमें देखेंगे तो ट्रंप के चेहरे पर और मेलोनी के चेहरे पर एक दहशत है, और अगर उनका ड्रामा होता तो ये दहशत नहीं होती। लेकिन उससे पहले फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए जो उनकी प्रेस सेक्रेटरी हैं, उसका ये कहना कि बहुत बारूद बजेगा आज, यहाँ बहुत आवाज आएगी, वो एक अपने आप में शक पैदा करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब ट्रंप को लाया गया या राष्ट्रपति बनाया गया तो उसके चारों तरफ उन लोगों को साथ में खड़ा कर दिया गया या उसको घेरे में ले लिया गया जिसको आप कह सकते हैं कि वो इजराइल के पोर्टफोलियो पे होंगे या इजराइल के हमदर्दी रखते होंगे, उनके समर्थक रहे हों, या ट्रंप की शांति नीति के विरोधी होंगे और वो चाहते हैं कि ये युद्ध को और बढ़ाया जाए और आगे तक ले जाया जाए। और ट्रंप चाहता है कि इस युद्ध को कम से कम टाल दिया जाए, जितना ज्यादा टाला जा सकता है। तो हत्या का प्रयास कहा जा रहा है, हत्या का प्रयास तो नहीं था, लेकिन डराने का प्रयास सॉरी लेकिन डराने का प्रयास जरूर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि ये ट्रंप का अपना कोई नाटक किया गया था। मुझे लगता है कि ट्रंप के चारों तरफ जो जुंडली जुड़ी हुई है या जिनके प्रेशर में ट्रंप को रखा गया है, उन्हीं की तरफ से एक धमकी थी और एक संकेत था ट्रंप को कि या तो वो उनकी बात मान ले, नहीं तो कहीं तक कुछ भी हो सकता है। और ऐसा अक्सर सभी देशों में होता है। एक देश में मैंने देखा कि वहां कार में डंपर थोड़ी सी टक्कर मार के चला जाता है, उसके बाद उसको बड़ी हाई सिक्योरिटी दे दी जाती है, एक तरीके से कैद कर लिया जाता है, या वो आदमी खुद उसी सुर में बोलने लगता है, वही संगीत बजाने लगता है जो सामने वाले को अच्छा लगे या उसको सुनना चाहता है। तो ये तो सर पार्ट ऑफ द गेम है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। और ट्रंप को शायद धमकी दी गई है और उस पर एक प्रेशर बनाने की कोशिश की गई है, और हो सकता है ट्रंप इस प्रेशर में आ भी जाए, और अगर आ गया और वो अपने युद्ध को, जो ईरान का युद्ध है और ब्लॉकेज है, इसको मलक्का तक ले गया, जैसे आप ही के चैनल पे अंदेशा जाहिर किया गया था, तो फिर भारत उससे बहुत दूर तक बच नहीं पाएगा और भारत को उसमें बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और वो देश के लिए बहुत एक दुर्भाग्य वाली बात होगी। हमें ऐसे मौके में मिसेज इंदिरा गांधी चाहिए, राजीव गांधी चाहिए, या डॉक्टर मनमोहन सिंह चाहिए, जो सीना तान के खड़े हो गए थे अमेरिका के सामने भी और उन शक्तियों के सामने भी जो पर्दे के पीछे घूमती। जी सर। आपके पास डॉक्टर प्रमोद पावा, एक छोटा मेरा प्रश्न मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा पूछ लूं सुजाता जी से, फिर मैं बात करूंगा। और मेरा प्रश्न जो है वो पेट्रो डॉलर को लेकर है। अभी यूएसए और रशिया सिर्फ दो ऐसे मुल्क बचे हैं जो पर्शियन गल्फ से तेल निकाल सकते हैं, क्योंकि रशिया पर से सैंक्शंस हटा लिए गए हैं, अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए हैं और टोल भी लगा दिया है। अब दो टोल चल रहे हैं वहां पर, जो पर्शियन गल्फ से, जो एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो निकलेंगे वो या तो 2 मिलियन युआन या डॉलर देंगे तो वो पार कर सकते हैं, और दूसरा एशिया पैसिफिक अपना इंडियन ओशन में लगा दिया इन्होंने, ट्रम्प साहब ने, कि जीसीसी कंट्रीज के मैं अलाउ करूंगा, ईरान के टैंकर्स अलाउ नहीं करूंगा, रशिया के टैंकर अलाउ करूंगा। तो जीसीसी और रशियन टैंकर्स को अलाउ कर देंगे, ईरान के टैंकर्स को अलाउ नहीं करेंगे, और जब उनकी ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी जो कि करीब 15 से 16 दिन की है, अगर वो भर जाएगी तो उसके बाद फिर वो उनको कुएं बंद करने पड़ेंगे, और एक बार कुएं बंद हो जाए तो दोबारा रीस्टार्ट करने में प्रॉब्लम आती है। तो क्या पेट्रो डॉलर 2.0 शुरू हो गया है? मेरा नहीं सीधा सर, सवाल ऐसा आप। नहीं। जी ऐसा नहीं है सर। ये आप देखें कि अगर एक तरफ ट्रंप अपनी नीतियां लगा रहा है और अपने हिसाब से वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लगाना चाह रहा है, तो दूसरी तरफ रूस और चीन भी है, और रूस और चीन को या उनकी नीतियों को इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए। वो भी काफी दूर तक और काफी लंबा प्रोग्राम लेकर चलते हैं, और उनको एहसास हो जाता है कि आने वाला कल क्या है। अगर ईरान के ऊपर वो पाबंदी लगा देते हैं अमेरिका, या उसको ब्लॉकेट कर देते हैं, तो पहली बात तो यह है कि ईरान के पास कम से कम 2-3 महीने का ऑयल समुद्र में दाएं बाएं खड़ा हुआ है, और उसके बावजूद उसके पास बाई रोड चाइना तक और रूस तक भेजने का एक बड़ा अच्छा संसाधन है। वहां तक सीधी ट्रेन जाती है और काफी अच्छी ट्रेन जाती है, उसका ट्रायल पिछले साल किया जा चुका है। तो चीन को भी एहसास था कि ऐसी संभावनाएं हैं,
उन्होंने उसका विकल्प ढूंढ लिया। क्योंकि चीन, रूस और अमेरिका, यहां मैं समझता हूं कि ये तीनों देश मिलकर नहीं चाहते कि ईरान इतना मजबूत हो जाए कि वो कल को जी। इनको चुनौती देने लगे, या वो इतना कमजोर हो जाए कि वहां पर कोई भी एक पक्ष, चाहे वो अमेरिका हो या चाइना हो, वो आके कब्जा कर ले। क्योंकि ऐसे होने से पूरे दक्षिण एशिया में इंसर्जेंसी फैलेगी, और हम्म। इसीलिए वो उसको बैलेंस करके रख रहे हैं। सिमिलरली वो खाड़ी के देशों के साथ है। खाड़ी के देशों में जहां आप देख रहे हैं कि यूएई को और बहरीन को उन्होंने बहुत बैकफुट पर ला दिया। अगर दुबई के बारे में देखें तो दुबई तो कब्रिस्तानों पर बना हुआ है, और जो उसके एमबीएस हैं, मोहम्मद बिन जायद, उनके फादर के बारे में तो कहा जाता है कि वो सिर्फ स्मगलिंग और अपराधों की दुनिया से बढ़कर यहाँ तक पहुंचे हैं। बाकी तो ईश्वर बेहतर जानता है, लेकिन किसी अच्छे सोर्सेज ने पूरा हिस्ट्री बताई थी। तो अगर वो दुबई को पीछे ले गए हैं और वहां से निवेश निकाल कर उस निवेश को यूरोप में या बाकी जगह में वो लगा रहे हैं, तो वो उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। और युआन जिस तरीके से खड़ा हो रहा है, वो मेरा अपना अनुमान है कि ज्यादा आने वाले 6 महीनों में, 2026 में ही, इस दिसंबर से पहले पहले कोई बहुत बड़ा इस तरीके का ब्लास्ट हो जाएगा। वो ब्लास्ट नहीं, बम वाला नहीं, इकोनॉमिकल ऐसा ब्लास्ट हो जाएगा जो अमेरिका के लिए तकलीफ दे होगा। और अगर वो ब्लास्ट में भारत एक समझदारी से काम नहीं लेता, तो भारत के लिए बहुत बड़ी तकलीफ दे बात हो जाएगी। क्योंकि हम एक तरफ तो G20 के भी कार्यकर्ता हैं, और दूसरी तरफ हम ब्रिक्स के वर्तमान में प्रधान हैं। तो अगर हम इसको बैलेंस नहीं कर पाए, तो फिर हमें वो तकलीफ होनी जायज है। दो कश्तियों का सवार, तो आप जानते ही हैं क्या होता है उसका।